बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 15, जिसका टाइटल है ऑसिलेशन 2। ठीक ऑसिलेशन 1 सॉरी। ठीक है, ऑसिलेशन 2 हम लेक्चर 16 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऑसिलेशन 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ऑसिलेशन की डेफिनेशन है कि टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन आर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, किसी जिस्म की वो मोशन जिसमें वो टू एंड फ्रो मोशन करता है या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन या एक्विलिब्रियम। ठीक है, अपनी एक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन के आगे और पीछे। ठीक है, ये देखें, ये किसी जिस्म की अगर मीन पोजीशन है तो इसके आगे और पीछे टू एंड फ्रो इसको बोलते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूसली इस अपनी मोशन को रिपीट रखता है। ठीक है, जब तक कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से या किसी दूसरी रेजिस्टेंस की वजह से वो स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है या एक्विलिब्रियम। इसके आगे और पीछे जब वो मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट को जो है वो हम ऑसिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी मिसालें जो हैं वो पेंडुलम की मोशन है और वाइब्रेटिंग स्प्रिंग की मोशन है। ठीक है, पेंडुलम भी हमने देखा हुआ है कि पेंडुलम इस तरह होता है। ठीक है, वो कभी इस तरफ जाता है और फिर इस तरफ जाता है। ठीक है, वो इसकी ये मीन पोजीशन होती है, तो ये इस तरफ जाता है टू एंड फ्रो, फिर इस तरफ जाता है, पहले इस तरफ फिर इस तरफ। ये उसकी एक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। दूसरी इसकी मिसाल है स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, आप मास अटैच करके स्प्रिंग से लटका दें तो उसको थोड़ा सा खींच के आप जब छोड़ेंगे तो वो भी अपनी मीन पोजीशन या एक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह करके ऊपर नीचे जो है वो मोशन करेगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस की डेफिनेशन और इसकी मिसालें थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ऑसिलेशंस की समझ आ गई होगी कि किसी जिस्म की टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे और पीछे या ऊपर और नीचे, ठीक है, अबाउट अ मीन पोजीशन, एक फिक्स्ड मीन पोजीशन या एक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द जो वो पोजीशन करता है, मोशन करता है, वो उसकी ऑसिलेशन मोशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इसके रिलेटेड, तो हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है, वो टाइम जो एक ऑसिलेशन फुल ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि पहले जिस्म यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे गया, फिर पीछे आया, फिर इस तरफ आया। ठीक है, जब वो दोबारा मेन पोजीशन पे यानी पूरी एक ऑसिलेशन जब वो कंप्लीट करता है तो उसके लिए जो टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका यूनिट होते हैं सेकंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में जितनी वो ऑसिलेशंस करेगा ना जिस्म, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन या एक्विलिब्रियम के टू एंड फ्रो या ऊपर नीचे, ठीक है, वो एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, और इसका टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है इन्वर्स रिलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, किसी भी जिस्म को जब हम मतलब कि जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसकी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, वन साइडेड डिस्टेंस। ठीक है, ये मेन पोजीशन है, तो हमने स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेशन के दौरान यहाँ पर जाता है या पेंडुलम अपनी मोशन के दौरान यहाँ पर जाता है, तो ये उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट्स हैं मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसकी मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी मोशन इक्वेशन किस तरह निकलती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, उसके साथ एक मास एम अटैच है। ठीक है, सबसे पहली पिक्चर में हमने मास को अटैच करके खींच दिया। ये देखें, मैंने ऊपर स्ट्रेच लिखा हुआ है। ये वाली इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये वाली, ये जो लाइन है ना, ये वाली। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है कि ना इसको खींचा हुआ है और ना इसको कंप्रेस किया हुआ है। तो ये वाली जगह पे इसको नॉर्मल पोजीशन से, लेकिन हमने खींच के इसको यहाँ पे ले गए, यानी ये अभी स्ट्रेच हालत में है यहाँ पर। ये जो दूसरी पोजीशन है ये रिलैक्स हालत है, जो मैंने नॉर्मल पोजीशन आपको बताई थी वो ये है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन में है। ठीक है, फिर हमने तीसरी तस्वीर में इसको कंप्रेस किया है अंदर की तरफ, तो ये अपनी यहाँ से रिलैक्स पोजीशन से यहाँ तक चला गया, यहाँ तक कंप्रेस करके। ठीक है, तो हमने स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों केसेस में हमने इसमें एनर्जी स्टोर की है। ठीक है, जो कि पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के जो है किस्म में स्टोर हो रही है। ठीक है, उसके रूप में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हमने हुक्स लॉ के मुताबिक पढ़ा था कि अगर हम किसी एक लिमिट तक स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें जो
रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना, वो माइनस के एक्स के बराबर होती है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, माइनस के एक्स के। ये होती है हुक्स लॉ। ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं खींचना, ज़्यादा खींचने से तो फिर उसमें टॉर्शन ये वो बिगाड़ आ जाता है। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं एक लिमिटेड फोर्स के साथ, ठीक है, तो वो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इससे पता चलता है कि स्प्रिंग हार्ड है या नरम है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग हार्ड होगा, अगर कम होगी तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो माइनस के एक्स के बराबर होती है। यहाँ पे एक्स जो है वो इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको खींचते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। ये हम पीछे वर्क वाले में पढ़ के आए कि स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो यू एक्स बराबर होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क डन वाले फार्मूले से एफ डी एक्स को जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे ये आता है। ठीक है, तो न्यूटन का जो सेकंड है वो हमारे पास होता है F=m में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो d²x/dt² होती है, यानी कि ए एक्सेलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव है एक्स का। ठीक है, पहले सिंगल डेरिवेटिव लें एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो v आता है, जब v का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे d2 dt, ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें एक्स का तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। ये उस जगह से आया है, तो ये किसके बराबर है, F=m में। तो ये हमारे पास f जो यहाँ से हमने माइनस के एक्स के बराबर लिख लिया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, जो प्रीवियस इक्वेशन थी हमने उसको सारी को m से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो वहाँ से हमारे पास d2x/dt² m कट जाएगा वहाँ से, क्योंकि m से डिवाइड कर दिया, प्लस k/m × x बराबर 0 हो गए। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो हम अपनी आसानी के लिए k/m जो है उसको हमने ω² लेट कर लिया। ठीक है, ये एक ω² जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि k और m दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमने ω² के बराबर इसको लेट कर लिया। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, k/m √, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर इस इक्वेशन को, ये वाली चीज़ जो है वो उठा के उस तरफ ले गए हम, तो d2x/dt² बराबर आ जाएगा, ये चीज़ उस तरफ चली गई, तो -k/m की जगह पे k/m की जगह पे हमने ω² रख दिया, साथ x वैसे ही आ गया। ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन को, इस चीज़ को उस तरफ लगाए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो ω² हमने लेट किया था वो k/m की जगह पे रख दिया, तो ये -ω² k ω² x आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि ये जो इक्वेशन है ना इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, एक sin ωt आएगा, एक cos ωt आएगा। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cos ωt का। ठीक है, फिर इसी बेस पे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे sin ωt का। ठीक है, तो हमने cos ωt का डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमने डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 f(x + Δx - f(x/Δt)। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है कि हमने फंक्शन की वैल्यू जो टाइम t2 पे थी यानी दूसरे टाइम पे वो, और उसको माइनस कर देते हैं जो t1 पे थी। ठीक है, वो ये थी। ठीक है, तो उसको जो डिफरेंस होता है टाइम का उससे डिवाइड कर देते हैं और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये किसके बराबर है। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला पढ़ा था कि cos ω × t + Δt, ये हमारे पास इस शक्ल का है। cos α + β, ये हमारे पास होता है cos α cos β - sin α sin β। तो यहाँ से हमारे पास cos α जो है cos ωt आ गया, cos β हमारे पास cos ω∆t आ गया, और इसी तरह -sin ωt - sin ω∆t, ये वाली यानी कि फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो वैल्यू आई है अभी इस चीज़ की वैल्यू, वो अब ऊपर फार्मूले में पुट करते हैं ये वाले में। ठीक है, ये वाली हमने सारी चीज़ जो फार्मूले में पुट कर दी, ये वाली -cos ωt, ये वाला जो है वो वैसे ही आ गया। ठीक है, साथ नीचे डेल्टा टी आ गया, तो यहाँ से लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अब हमने क्वांटिटीज़ को ना थोड़ी से अरेंज किया है, ये वाली जो है। ठीक है, इसको और इसको इकट्ठा करके यहाँ से cos ωt कॉमन ले लिया, पीछे ये वाली चीज़ बच गई। ठीक है, और साथ -1, क्योंकि cos ωt यहाँ से हमने कॉमन लिया था तो इसकी जगह पे -1 आ गया, तो साथ डेल्टा टी नीचे, यानी अब हम अलग-अलग इनको डेल्टा टी से डिवाइड भी करते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया, -sin ωt ये आ गया, sin ω∆t ये आ गया, और इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, यानी दोनों का हमने जो बटा था वो अलग-अलग कर दिया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये चीज़ जो होती है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये
इसके जो है वो ये लिमिट जो होती है ना कि अगर आपके पास साइन के साथ थीटा हो, नीचे भी थीटा हो, तो साइन थीटा बटा थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन डेल्टा, नीचे भी डेल्टा है, तो ये जो है वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा लिमिट, ठीक है। इतनी चीज़ जो है तो ये ओमेगा के बराबर आ जाएगी, ये इतनी चीज़ जो है वो 1 के बराबर आ गई। ये एक थ्योरम होता है, ठीक है, आपने वो क्लास 12 में पढ़ा होगा, ठीक है, डेरिवेशन में। तो ये ओमेगा के बराबर आ गया। और ये इतनी चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये लिमिट जब हम इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ पे, सॉरी, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर आती है। ये भी एक लंबा खाता काम है, तो ये यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत आगे निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉज ओमेगा टी चल रहा था, तो यहाँ पे कॉज ओमेगा टी वैसे ही आ गया। और इस चीज़ की हमने देखा था कि ये लिमिट के साथ वैल्यू 0 है, तो हमने इसकी चीज़ जो यहाँ पे 0 पुट कर दी। ये साइन ओमेगा टी वैसे ही आ गया। और इस चीज़ की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास ओमेगा आई, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये लिमिट हमने इस पे भी अप्लाई की, इस पे भी अप्लाई की। फिर हमने देखा कि इसकी लिमिट जो है वो 0 के बराबर है, इसकी लिमिट जो है वो 1 के बराबर है, लेकिन साथ इसके ओमेगा था, तो ओमेगा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला ये चीज़ 0 हो गई, तो सिर्फ ये चीज़ बच गई, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉज ओमेगा टी हमारे पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम फाइंड करें साइन ओमेगा टी का, वो हमारे पास कॉज ओमेगा टी साथ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक आसान सा कुलिया भी बता देता हूँ डेरिवेटिव फाइंड करने का, कि कॉज ओमेगा टी का डेरिवेटिव है ना, तो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आपके पास देखें कि कॉज थीटा है ना, तो इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव हम दोबारा लेते हैं, ठीक है, तो वो लेकिन वैसे तो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी है, अभी थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, तो टी के लिहाज से हम ले रहे हैं, तो वहाँ से हम डी जो है वो डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा बाजेगा, ठीक है। तो वो ओमेगा ये वाला साथ जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ओमेगा टी वैसे ही आ गया। ओमेगा टी का जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो वहाँ से ओमेगा आ रहा है, ठीक है, ये वाला साथ जो है। तो डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव वही है कि आपने इस चीज़ का, ये वाली चीज़ जो है वो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें। ओमेगा वैसे ही आ गया, ये कांस्टेंट था, तो डेरिवेटिव सिर्फ इस चीज़ का आएगा। कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ से जो हमारे पास है वो डेरिवेटिव सिर्फ कॉज ओमेगा टी का आएगा। कॉज ओमेगा टी का हमने ये पहले भी पढ़ा कि माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो वो ओमेगा जो है वो एक ओमेगा स्क्वायर से ज़रब खाएगा, तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव ऑफ कॉज ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी आ जाएगा। सो एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म, तो ये देखें कि यहाँ से जो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की कोई भी इक्वेशन होगी ना, एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये कॉज ओमेगा टी साइन ओमेगा टी जो हैं वो इस इक्वेशन जो हमने वो फाइंड आउट की थी ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये उसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और कोई भी एक्स जो इस तरह का होगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा। जब उसमें आप पुट करके डबल डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करेंगे तो ये चीज़ जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ये आपने करके देखना है। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में ए बी और ओमेगा की क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू एक्स एम हमारा एम्पलीट्यूड है, कॉज ओमेगा। अब जो t है ना उसकी जगह पे हमने t प्लस 2 पाई ओमेगा चेक करते हैं पुट करके। टी की जगह पे हमने t प्लस 2 पाई ओमेगा पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये ओमेगा एलसीएम आ जाएगा, ओमेगा इस ओमेगा से काट जाएगा, तो अंदर हमारे पास सिर्फ ओमेगा टी प्लस 2 पाई आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर साइन और कॉज के एंगल में अगर हम 2 पाई ऐड करेंगे तो वो दोबारा उसकी वही वैल्यू आ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को 2 पाई जो एंगल है ना उसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी वही वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि कॉज और साइन में अगर आप 2 पाई जमा करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्स हमारे पास यहाँ से एक्स एम कॉज ओमेगा टी ही आ जाएगा। ये वाली चीज़ जो हमने शुरू में ली थी वो उसके ही बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि सो फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर टाइम 2 पाई ओवर ओमेगा। इसका मतलब है कि हमने 2 पाई ओवर ओमेगा पुट किया था, तो ये फंक्शन की वैल्यू दोबारा वही आ गई। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन अपने आप को 2 पाई ओमेगा टाइम इंटरवल के बाद जो है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड इसका फंक्शन का क्या है, 2 पाई ओवर ओमेगा। यानी ऑसिलेशन एक कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो अपनी ऑसिलेशन जो है वो इस टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने पढ़ा था कि टी हमारे पास होता है 2 पाई
एम ओवर के, ठीक है, 2 पाई एम ओवर के स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 पाई वैसे ही आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू हमने पीछे लेट की थी ओमेगा स्क्वायर बराबर के ओवर एम, तो ओमेगा हमारे पास ये होता है। तो हमने ओमेगा की वैल्यू जब यहाँ पे पुट की थी ना, तो एम ओवर के, ये एम ऊपर चला गया क्योंकि ये चीज़ बटे में थी ना, तो 2 पाई वैसे ही आ गया। ये चीज़ को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो एम नीचे आ जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आई है ये चीज़, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू ये थी, तो जब ओमेगा यहाँ पे पुट किया तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। तो हमारे पास एफ़ जो है वो 1/t के बराबर है, ये हमने पढ़ा है, तो 1/2 पाई, ठीक है। अब इस चीज़ का भी आप रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारे पास एफ़ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो 1/2 पाई, 2 पाई का भी 1 ओवर हो गया, और इसको भी उल्टा दें, एम ऊपर नीचे चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो हमने एक्स किया था वो a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, ठीक है, जो हमने ऊपर इसका सोल्यूशन लिया था, इक्वेशन का जो सोल्यूशन हमने जनरल सोल्यूशन लिया था ना ऊपर जो हम लेके आए, वो हमने अब यहाँ पे लिखा है। तो एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 एक्स ऑफ t बराबर a के, यानी कि जब हम इसमें t टाइम 0 पुट करते हैं, जब यहाँ पे t 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, और साइन 0 0 होता है, तो ये वाली सारी चीज़ 0 हो गई। ओमेगा टी यहाँ पे जब पुट किया तो cos 0 आया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वजह से यहाँ पे सिर्फ a बच गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे a बच गया, तो x ऑफ t हमारे पास सिर्फ a के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो हमने पढ़ा हुआ है कि cos ओमेगा टी का a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, a वैसे ही आ जाएगा, cos ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का जब दोबारा लेंगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, सॉरी कॉज का माइनस साइन आता है ना, तो ये माइनस उस वजह से आया, कॉज ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी का जब दोबारा लेंगे तो ओमेगा आ गया, प्लस ये भी सेम साइन ओमेगा टी का कॉज ओमेगा टी, बी साथ कांस्टेंट था वैसे ही आ गया, ओमेगा टी का जब दोबारा लिया तो ओमेगा आ गया। अब इसमें टी इज़ इक्वल टू 0 पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा बी, ठीक है। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब हमारे पास ये रिलेशन है, हम चेक करेंगे कि यहाँ से फाई का क्या मतलब है, ठीक है, और एक्स एम का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि कॉज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन करता है और मिनिमम वैल्यू -1, कॉज की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के दरमियान में रहती है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। चाहे आप जितना भी बड़ा एंगल इसमें डाल दें कॉस थीटा में, तो इसकी वैल्यू 1 और -1 के ही दरमियान रहेगी। तो आप इसमें जो मर्जी डालें इसकी वैल्यू 1 और -1 के दरमियान रहेगी, तो इसका मतलब ये जो x होगा, x की जो हमारे पास रेंज होगी वो XM से लेस दैन होगी और ग्रेटर दैन होगी -XM, ये वाला x जो है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 या -1 के दरमियान रहेगी, तो 1 -1 को इससे मल्टीप्लाई करके हमने ये चीज़ लिख दी कि x हमारा XM के दरमियान होगा या -XM के दरमियान होगा। तो यहाँ पे XM इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, ये आपने MCQs के हवाले से भी याद रखना है और शार्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी, ठीक है, ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेज़। फेज़ क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फेज़ क्या होता है। अब ये जो हमने ये वाली यहाँ पे इतनी क्वांटिटी ये वाली पड़ी थी ना, ये वाली, इसको हम फेज़ बोलते हैं। ये हमारे पास कॉस थीटा की शक्ल में है ना, तो इसको अगर हम थीटा लेट कर लें तो ये हमारे पास इतनी जो चीज़ है वो हमारे पास फेज़ होगा। फेज़ का क्या मतलब, द क्वांटिटी थीटा, ये हमने कॉस के साथ थीटा लगा के इसको थीटा के बराबर लेट कर लिया, ये हमारी ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो कॉल्ड द फेज़ ऑफ मोशन, ये मोशन का फेज़ कहलाती है। द कांस्टेंट फाई इज़ कॉल्ड द फेज़ कांस्टेंट, और फाई जो है वो हमारे पास फेज़ कांस्टेंट कहलाता है। ये भी MCQs के हवाले से बहुत अहम है कि फाई जो है वो क्या होता है, फाई हमारा फेज़ कांस्टेंट होता है, और ये वाली क्वांटिटी जो होती है वो हमारे पास सिर्फ फेज़ कहलाती है, फेज़ ऑफ द मोशन, ठीक है। तो फेज़ कांस्टेंट का क्या किरदार है कि ये जो साइन वेव बनती है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अगर आप ग्राफ बनाएं तो वो एक साइन वेव बनता है, ये वाला, ठीक है। तो फाई इज़ इक्वल टू 0 जब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये वाली चीज़ जो है ये वाली, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का आता है, ये वाला, ठीक है। तो हम अगर फाई को चेंज करके π/2 पे ले जाएं तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट, ये कॉज वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर फाई बराबर हमारे पास पाई हो तो ये बिल्कुल एक और ही ग्राफ बन जाएगा, ये वाला, वो नीचे से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है, वही रिलेशन हमने लिया है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी। तो इसको जब हम डेरिवेट इसका लेते हैं
विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और ओमेगा टी का जब दोबारा लेंगे तो ये ओमेगा आ गया, और एक्स एम साथ वैसे ही आ गया, ये कांस्टेंट है। और जब इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे यानी इस चीज़ का या इस चीज़ का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास एक्सलेरेशन आ जाएगा, यानी कि हम वेलोसिटी ये जो थी वेलोसिटी आई इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास एक्स एम तो कांस्टेंट था वो वैसे ही आ गया। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक ओमेगा आएगा, वो ओमेगा जब इस ओमेगा से ज़रब खाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है तो उसमें एनर्जीज़ जो हैं वो स्टोर होती हैं और एक दूसरे में चेंज होती हैं। ठीक है, पोटेंशियल, दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि स्प्रिंग में स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, जो वो ऊपर और नीचे मोशन करता है। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि दो एनर्जीज़ होती हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमने वही चीज़ जो ली है वो x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी, तो u हमारे पास आ गया जो हम स्टोर करते हैं एनर्जी, वो हमने पढ़ा है कि हाफ के स्क्वायर, वो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो स्प्रिंग में स्टोर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके स्क्वायर किया तो 1/2 के एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। ठीक है, ये x वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो x का हमने स्क्वायर खोल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 1/2 एम वी की वैल्यू ये वाली ले ली, ये वाली जो हमने ऊपर वी किया था ना, ये वाली वी हमने यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह पे पुट की, ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा और साथ सब के साथ स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली टर्म जो थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इन दोनों को जमा करेंगे, टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। तो ये जो एक ये वाली चीज़ आई ये वाली, और दूसरी ये वाली चीज़ जो आई है, ये हम यहाँ पे हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो यहाँ से हाफ के एक्स एम स्क्वायर दोनों में कॉमन था वो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, और ये ट्रिग्नोमेट्री में 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो हमारा जवाब ये आ गया। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि मतलब ये 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी वही रहेगी, यानी कि टोटल एनर्जी हमारी जो शुरू में थी वही रहेगी, ये उस चीज़ का एक प्रूफ है। तो हम जब v इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी करते हैं तो ये हमारे पास प्लस माइनस √k/m एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वही चीज़ है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों है कि एक दफ़ा ऊपर जाता है एक दफ़ा नीचे आता है। ठीक है, प्लस ऊपर के लिए माइनस नीचे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम v जो है इसके बारे में कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 0 पे होगी। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0 पे देखेंगे, जैसे ही मतलब कि वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है तो जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचता है ना तो वहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और जैसे ही वो अपनी हाइट पे जाता है, फुल हाइट पे या नीचे फुल नीचे जाता है, तो वहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो मिनिमम हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि वहाँ पे वो तकरीबन थोड़े अरसे के लिए रेस्ट पे हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गेंद आप ऊपर को फेंकते हैं तो वो जब फुल ऊंचाई पे जाती है तो वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे उसने लिखा है, वही लिखा है कि स्पीड इज़ 0 एट x इज़ इक्वल टू एक्स एम पॉजिटिव माइनस ये बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन, और एक्स एम पॉजिटिव ये बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन। ठीक है, जब यहाँ वो फुल ऊपर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं दीवारों के साथ। ठीक है, एक दीवार इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 स्प्रिंग, एक स्प्रिंग इस दीवार के साथ लगा है दूसरा इसके साथ, इसको K1 कह दिया स्प्रिंग को, इसको K2 कह दिया। दरमियान में हमने एक मास M रखा हुआ है जो कि वेलोसिटी v के साथ इस तरह K1 से टकराता है, और K1 से टकरा के इसको कंप्रेस कर देता है। ठीक है, फिर दोबारा वापस आता है K2 से टकराता है और K2 को कंप्रेस करता है, यानी कि ये इस तरह ऑसिलेशंस करता है, यानी मास जो है वो मूवमेंट करता है इस तरह इधर उधर। ठीक है, और ये स्प्रिंग्स कंप्रेस और रिलैक्स होते हैं, और ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है, स्प्रिंग्स के दरमियान, और ये आपने याद रखना है कि ये अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में है। जब वो नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग होंगे ना कंप्रेस होंगे ना स्ट्रेच होंगे, तो तब ये डिस्टेंस मेजर किया गया है, तब ये डिस्टेंस d होता है। ठीक है, दोनों स्प्रिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। तो हमने ये इसका टाइम पीरियड मालूम करना है कि ये कितने टाइम में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, ये जब इससे टकराता है। ठीक है, तो टोटल टाइम यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स पे डिपेंड करेगा। एक K1 का, जब वो K1
पुश होता है फिर रिलैक्स होता है, एक K2 का जब वो पुश होता है फिर रिलैक्स होता है, और तीसरा टाइम जो होता है वो मास का है, जो मास डिस्टेंस D कवर करने में लेता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मास को कोई टाइम चाहिए ना, तो वो T3 है। दो स्प्रिंग्स के टाइम आ गए ये वाले, और तीसरा जो मास का टाइम है वो D डिस्टेंस करने के लिए। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, T इज़ इक्वल टू, अब वहाँ से T जो है वो T तो हमारे पास इस तरह होता है ना, 2 पाई इंटू m/k अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए K1 आ गया, इसके लिए K2 आ गया, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो निकलता है S इज़ इक्वल टू VT से। तो V यहाँ से नीचे चला गया, S इज़ इक्वल बटा V इज़ इक्वल टू T। तो S हमारे पास यहाँ पे 2D हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक दफ़ा ये इस तरफ जाएगा फिर वापस आएगा, तो इसलिए हमने ये 2D लिया है। ठीक है, इसलिए 2D बटा V। ठीक है, S हमारे पास यहाँ पे 2D बटा V आ गया, तो ये T तीसरा जो है वो यहाँ से आ गया। तो ये मैंने लिखा हुआ है T1 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्प्रिंग 1, स्प्रिंग K1, T2 स्प्रिंग K2, T3 जो है वो टाइम टू कवर डिस्टेंस D, ये इतना टाइम जो डिस्टेंस कवर करने के लिए लेता है वो है T3। ठीक है, तो बस यही इनका फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जब दो स्प्रिंग जो हैं वो सीरीज़ में अटैच हों। ठीक है, हमने क्लास 11 में 9 10th में पढ़ा था कि कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज़ में या पैरेलल में अटैच करते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है। इसी तरह रजिस्टर्स को जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जब हम उनको अटैच करते हैं तो उनकी रजिस्टर्स की सीरीज़ में क्या होती है रेजिस्टेंस, और उसमें क्या होती है पैरेलल में। इसी तरह हम स्प्रिंग्स को भी सीरीज़ और पैरेलल में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक K1 स्प्रिंग है और K2 स्प्रिंग है। ठीक है, K2 की स्प्रिंग की जो वैल्यू है ना वो स्टिफनेस की, यानी K2 जो है वो हार्ड है, यानी ये मैंने लिखा हुआ है कि K2 इज़ ग्रेटर देन K1। ठीक है, K2 जो है उसकी स्टिफनेस जो है वो हार्ड है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा कि दो स्प्रिंग है K1 और K2, ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं कि यानी एक के बाद दूसरा, और इनके साथ एक मास M अटैच है। ठीक है, तो हम मास M को Y डिस्टेंस जो है वो खींचेंगे। ठीक है, Y डिस्टेंस हम खींचेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जब खींचेंगे तो जाहिर बात है कि दोनों स्प्रिंग्स में खिंचाव पैदा होगा, K1 में भी पैदा होगा, K2 में भी। तो यहाँ से हमने लिखा कि Y जो है वो Y1 प्लस Y2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्ट्रेच्ड हालत में, खींची हुई हालत में है। ठीक है, हमने यहाँ से मास को खींच के यहाँ पे ले गए हैं। ठीक है, तो दोनों में K1 और K2 पैदा हुए। K1 K2 स्प्रिंग्स में K1 डिस्टेंस तय किया और K2 ने Y2 किया, तो टोटल जो डिस्टेंस था वो Y1 प्लस Y2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स किसके बराबर आ गई, फोर्स वही F इज़ इक्वल टू माइनस KX वाला जो फार्मूला था शुरू में हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पे X नहीं है, Y1 और Y2 है, तो यहाँ से दोनों की फोर्सेस बराबर होंगी। तो हमने माइनस K1 Y1 इज इक्वल टू माइनस K2 Y2। ठीक है, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया और इक्वल फोर्स है दोनों पे, तो हमने दोनों को बराबर लिख दिया। तो यहाँ से Y1 हमारे पास माइनस यहाँ पे K1 आएगा, Y1 हमारे पास माइनस F, K1 उसके नीचे चला गया, तो यहाँ से Y2 हमारे पास माइनस F ओवर K2 आ गया। तो Y हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस F कॉमन ले लिया, K ओवर K1 प्लस K ओवर K2। तो ये चीज़ जो है LCM वगैरह लें इसका, तो माइनस ये चीज़ आ जाएगी। Y जो है Y इस तरफ था, Y उस तरफ ले जाएं। ठीक है, ये Y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और F जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो फॉर्म बन गई Y F इज़ इक्वल टू माइनस KY वाली या माइनस KX वाली। ये फॉर्म जो है, ये टोटल जो है इसको हमने K इफेक्टिव बोल दिया, यानी टोटल जो दोनों पे है। तो K इफेक्टिव हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये वाली चीज़। ये देखना अभी K यहाँ पे सिर्फ K नहीं है बल्कि ये मजमुआ है इस तरह का। ठीक है, तो ये हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि K इफेक्टिव, हमने इस पूरी टर्म को जो है वो K इफेक्टिव बोल दिया, तो ये हमारी इसके बराबर है। साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था जो हम X बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन Y है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स के K इफेक्टिव 1 ओवर K इफेक्टिव बराबर है 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई M ओवर K। M ओवर K था, लेकिन यहाँ पे हमने K इफेक्टिव जो है वो पुट करना है, तो उसकी जगह पे K इफेक्टिव आ गया, टोटल जो K था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंग्स इन पैरेलल, जो दो स्प्रिंग्स हैं वो पैरेलल में हमने जोड़े हुए हैं। तो हमने लेट किया कि जो मास M इसके साथ दो स्प्रिंग्स है K1 और K2, ये दोनों पैरेलल में है, ये देखें दोनों पैरेलल में है, तो इनके साथ एक मास अटैच है। ठीक है, तो जब इसको खींचते हैं तो ये X डिस्प्लेसमेंट तय करता है मास, तो F1 हमारे पास माइनस K1X, F2 हमारे पास माइनस K2X। ठीक है, अब इसमें जो है दोनों की फोर्सेज अलग-अलग होंगी। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों फोर्सेस को। F1 हमारे पास ये थी, ये आ गई, ये थी F2, ये आ गई, तो X हमने उनमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो है K इफेक्टिव किसके बराबर है, माइनस
ये भी उस शक्ल की बन गई -kx वाली, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से k किसके बराबर है, k1 + k2, और टोटल को हमने k इफेक्टिव बोला है, तो k इफेक्टिव हमारा k1 + k2 के बराबर है, और ओमेगा यहाँ से हमारा k/m होता है ना, तो k1 k + k2, ठीक है। टोटल k इफेक्टिव जो है ओवर m आ गया, ठीक है। ये मैंने नीचे लिखा है कि रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स में भी हम यही सीरीज़ और पैरेलल फार्मूले में हासिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है टॉर्शनल ऑसिलेटर्स, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि मतलब जो मोशन है वो हमारी ऊपर और नीचे या इस तरफ उस तरफ हो, ठीक है, बल्कि इस तरह भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ को हमने स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है तो उसको इस तरह कुछ एंगल से नीचे घुमा के, ठीक है, घुमा के तो उसको जब छोड़ते हैं तो वो इस तरह ऑसिलेट करनी शुरू कर देती है, रोटेशनल मोशन में ऑसिलेट करना शुरू इस तरह करके, ठीक है, घूमना स्टार्ट कर देती है। ये वही चीज़ है कि एक स्प्रिंग के साथ कोई मास बंधा हुआ है, हमने उसको घुमाया है एंगल थीटा के साथ, तो इसमें जो टॉर्शन पैदा होगा वो वही चीज़ आ जाएगी -k थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा होगा, x नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एंगल चेंज कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ना उसको, तो घुमाने से हमेशा एंगल चेंज होता है, तो यहाँ पे x का काम हमारा थीटा करेगा, तो ये कप्पा इसको बोलते हैं, ठीक है। कप्पा हमारा जो होता है वो टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कप्पा लिख लें आप, कप्पा, टाओ नहीं है, कप्पा है यहाँ पे। तो कप्पा हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, जो कि जो वायर जिसके साथ हमने बांधा हुआ है मास को, उसकी स्टिफनेस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ से न्यूटन का सेकंड लॉ लिया रोटेशनल मोशन से, ठीक है। रोटेशनल मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ बराबर होता है टाउ = आई अल्फ़ा, तो आई हमारे पास, टाउ हमारे पास आ गया आई, अल्फ़ा की जगह पे हमने अल्फ़ा, जिस तरह हम एक्सेलरेशन ही लेते कि उसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें, तो यहाँ पे भी हम d² θ/dt² ले लेंगे, जिस तरह वहाँ पे हमने d² x/dt² लिया था ना पीछे, तो वहाँ यहाँ पे हमने x की जगह पे थीटा मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d² θ/dt² आ जाएगा, तो ये किसके बराबर है, -कप्पा थीटा के, तो ये इसके बराबर है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से d² θ/dt² किसके बराबर आ जाएगा, -कप्पा आई इंटू थीटा। तो सेम सोल्यूशन, ये भी जो इक्वेशन है उसके भी सेम सोल्यूशन होंगे, θ = θm cos ओमेगा t, θ = θm sin ओमेगा t, और ओमेगा यहाँ पे इसके बराबर होगा, ठीक है। ये तकरीबन सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब दूसरी वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। यानी इसके भी सेम सोल्यूशन वही वाले हैं जो कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मतलब के होता है, दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन के जिसमें रोटेशन नहीं होती, ठीक है, उसमें जो सोल्यूशन आते हैं वही इसमें आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि एक्स की जगह हम थीटा लेते हैं, ठीक है, एफ़ की जगह पे हम टार्क लेते हैं, ठीक है, इस तरह के थोड़े से डिफरेंस हैं, ठीक है। न्यूटन का दूसरा कानून F = ma की जगह पे हम टाउ = आई अल्फ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, तो दुआओं में याद रखें, और रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच जाएँ, ठीक है। और दोस्तों में लाजमी शेयर करें, काफ़ी मेहनत से ये लेक्चर्स बनते हैं, तो इसका यही रिवार्ड है कि आप हमारे चैनल को मतलब शेयर करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।